call is not being recorded. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवांडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गीतांजलि नाथ जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरविंद कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन चौबे जी उपस्थित हैं, यूएसए से जुड़ी हुई, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। अगर अन्य कोई जुड़ा हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे फर्स्ट सत्र में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर, और उसके चैप्टर पर हम लोग जानना चाहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, इन सब के गुण क्या है, और उन गुणों के आधार पर हमको द्रव्य गुणकर्म के आधार पर हम लोग चिकित्सा में पहले लक्षण के आधार पर जानेंगे कि कौन से तत्व की अधिकता, प्रधानता है या उसका बैलेंस नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज पर। चाइनीज के जो सिद्धांत हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, अब उसके एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों की हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका है 5 शू पॉइंट। चैप्टर नंबर 3 है ये, ट्रीटाइज 1। ये जो किताब है ट्रीटाइज 1, इस किताब से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो ये 5 शू पॉइंट है। शू पॉइंट हम लोग कहते हैं कि इसको है चाइनीज में नॉर्मली इसको कहा जाता है जो ट्रांसफर करे, क्योंकि हम एनर्जी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं। तो जहां पर कम ज्यादा है वहीं पर तो बैलेंस करेंगे, तो जहां अधिक है वहां से हटा करके जहां कम है वहां कर दीजिए। तो इस तरह हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अब हम पुनः नीतू जैन जी का स्वागत करते हुए और इसको उनको शेयर कर दे रहा है ये वाला। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम, सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, हम 5 शू पॉइंट्स ट्रीटाइज 1 पे आज चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 15 है ट्रीटाइज 1 में। तो 5 शू पॉइंट्स के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चीनी दार्शनिक थे, तो उन्होंने माना कि जो उन्होंने मेरिडियंस का 5 एलिमेंट्स का जो सिद्धांत दिया और मेरिडियंस का जो सिद्धांत दिया, तो वो एक दार्शनिक रूप में था। तो जब डॉक्टर वॉल ने वो सिद्धांत दिया तो उसको सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी डर्मीटॉन मशीन से ही सिद्ध किया कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो सही था, कि उनकी जो मेरिडियंस थे और जो पॉइंट्स थे उसमें ऊर्जा और उनका रेजिस्टेंस सबसे कम पाया गया। तो इस तरह से ये व्यवहारिक रूप से ये सिद्ध हो गया, जो चीनी दार्शनिकों ने दर्शन के हिसाब से दिया था उसे व्यवहारिक रूप से डॉक्टर वॉल ने सिद्ध कर दिया। जब उन्होंने 5 तत्वों की बात की, तो हम जानते हैं कि 5 तत्व हम चाइनीज में जानते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये 5 तत्व हैं और इनकी 6 ऊर्जा है। तो इनकी उन्हीं ऊर्जाओं में से इन यांग सिद्धांत के आधार पर 2-2 ऑर्गन रखे गए थे और इसलिए उन्होंने 5 तत्व की 6 ऊर्जा दी। 6 ऊर्जा इसलिए कि जो फायर एलिमेंट था उसमें उसकी 2 ऊर्जा थी। जब हमने 5 एलिमेंट्स पढ़ा था, एक तो हॉट और हॉटनेस 2 ऊर्जा थी। तो इस तरह से 6 ऊर्जा और 12 ऑर्गन उन्होंने स्थापित कर दिए। 12 ऑर्गन्स की अपनी-अपनी मेरिडियंस होती है और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और इनके अलावा इनके आपस के संयोग से निर्मित होती हैं। इसका मतलब प्रत्येक मेरिडियन में उन 5 तत्वों के प्रतिनिधि अवश्य मौजूद होते हैं। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में एक इंडियन एम्बेसी जो है, तो वहां पर हमारा एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है। वैसे ही
हर मेरिडियन में 5 तत्वों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जब भी हम मेरिडियन के बारे में बात करेंगे, उसमें से एक प्रतिनिधि तो उसी तत्व का सेम होगा और शेष 4 प्रतिनिधि अन्य तत्वों के होंगे। और शू पॉइंट्स, अब हम शू पॉइंट्स के बारे में बात करें अगर, तो शू पॉइंट का मतलब जैसा कि सर ने बताया, शू का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट। ये शू का मतलब होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। और पॉइंट्स का मतलब है एक्यूपंक्चर के वे बिंदु जिन पर उपचार देकर ऊर्जा या बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट या मूव किया जाता है। तो इस तरह से हम शू पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, तो ये ऊर्जा के द्वारा और ऊर्जा के लिए उपचार है, ये हम पढ़ चुके हैं। 5 तत्व आपस में किसी न किसी रूप में रिलेटेड हैं। कोई पिता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का बेटा है, कोई माँ बेटे के रूप में, या कोई दादा पोता के रूप में, कंट्रोलर के रूप में, या सब्जुगेशन के रूप में। इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी का संबंध है। इसीलिए इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से हम ऊर्जा को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक ऑर्गन से उसी ऑर्गन के इन या यांग में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इनकी अपनी अपनी ऊर्जा और अपने अपने कलर्स भी बताए गए हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि किस ऊर्जा की कमी है, तो हम उस ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं, और जब हम पंच तत्वों के आधार पर उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कंट्रोलर ऑर्गन का रंग, अगर हमें कहीं पर एनर्जी को कम करना है, तो जहां से कम करना है उसके कंट्रोलर ऑर्गन के रंग का उपयोग करके हम एनर्जी को कम कर सकते हैं। 12 ऑर्गन की 12 मेरिडियंस होती हैं। इसमें सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन होता है, ट्रिपल वार्मर, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। वो एक ऑर्गन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। इसमें जैसे कि अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, ये 3 वार्मर होते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए होते हैं। उसे एक एक इसे एक कॉन्सेप्ट माना गया है। तो आगे हम जानेंगे कि ट्रिपल वार्मर जो है, वो एंडोक्राइन सिस्टम से भी रिलेशन रखता है। पेरिकार्डियम को हमने सर्कुलेशन मेरिडियन के रूप में जाना है, और शू पॉइंट्स को हम एलिमेंट पॉइंट या कमांड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। 12 मेरिडियन के 5 तत्वों के आधार पर 5 अलग अलग पॉइंट्स मिलकर 60 पॉइंट्स होते हैं। इन्हें कमांड पॉइंट कहते हैं। और इन एलिमेंट्स का प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पंचतत्व नियमन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऑर्गन तथा ऑर्गन मेरिडियन में ऊर्जा बॉडी फ्लूइड्स तथा 5 तत्वों का बैलेंस करके, इसको हम बैलेंस करके कर सकते हैं। या फिर दूसरा इसका है रोगों की विभिन्न स्टेज, रोगों के अलग अलग, हम जानते हैं कि 6 स्टेजेस अलग अलग होती हैं। उन स्टेजेस का उपचार शरीर के खास भागों में स्थित शू पॉइंट पर करना। हम इसे अब आगे जानेंगे कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि बाहरी या भीतरी कारणों से जब शरीर में ऊर्जा, शारीरिक द्रव तथा पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं, जब या तो फ्लूइड असंतुलित हो जाए या हमारे 5 तत्व असंतुलित हो जाते हैं, तो रोग पैदा हो जाता है, डिजीज होती है। इस असंतुलन को हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। शरीर में कहाँ ऊर्जा बढ़ी है, कहाँ घटी है, कहाँ बॉडी फ्लूइड बढ़े हैं, कहाँ बॉडी फ्लूइड्स कम हुए हैं, पंच तत्वों में असंतुलन किस ऑर्गन में हुआ है, किस भाग में आया है, कितना असंतुलन है, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तरीकों में से एक तरीका है 5 शू पॉइंट्स का। तो उस हिसाब से हम 5 शू पॉइंट के हम आगे देखते हैं कि हम किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जिंगवेल पॉइंट। तो सर जिंगवेल पॉइंट्स बताऊं मैं? जी सर। तो जिंगवेल पॉइंट्स जो हम देखते हैं कि जिंगवेल पॉइंट्स जो होते हैं, ये इन ऑर्गन्स के वुड पॉइंट होते हैं, और ये यांग ऑर्गन्स के मेटल पॉइंट्स होते हैं। मेटल, अब हम देखेंगे कि वुड को कंट्रोल कौन करता है। वुड एक लकड़ी, मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कंट्रोल को, कि वुड होता है लकड़ी, तो लकड़ी को कौन काटता है, आरी काटती है, तो आरी बनी होती है लोहे की, तो मेटल उसको काटता है, तो वुड मेटल को कंट्रोल करता है। तो इसे याद करने के लिए हम देखते हैं इन ऑर्गन का वुड पॉइंट लिखेंगे। इन ऑर्गन का वुड पॉइंट लिखेंगे, जैसे इन ऑर्गन का वुड पॉइंट लंग्स का 11 है, तो उसके लिए फिर हम उसका कंट्रोल, उसका जो यांग ऑर्गन का लिखने के लिए हम उसके सामने उसका कंट्रोलर मेटल पॉइंट लिख देंगे। तो जिंक, इसका कंट्रोल मेटल का है Li1, तो Lu11 और Li1, ये इसका कंट्रोल हो गया। इसी तरह से जैसे पेरिकार्डियम का अगर हम देखते हैं, तो P9 वुड का और ट्रिपल वार्मर मेटल का पॉइंट हो गया, ट्रिपल वार्मर 1, P9 का ट्रिपल वार्मर 1 मेटल पॉइंट, इसका
कंट्रोल हो गया। जिंक बेल पॉइंट जो होते हैं वो एक्यूट इमरजेंसी में काम आते हैं। जैसे कि जब विंड आती है तो कैसे आती है, हम देख सकते हैं विंड अचानक से आती है, एक्यूट रूप में झंझावात की तरह से आती है, बहुत तेजी से आती है और चली भी जाती है। तो इस तरह से ये जिंक बेल पॉइंट्स हमारे काम करते हैं। सभी जिंक बेल पॉइंट्स जो होते हैं हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। नाखून के पास हमारी नर्व एंडिंग्स होती है। तो जो सारी हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा यहीं से आती है। जब हम ऊपर हाथ करते हैं सारी हमारी ऊर्जा यहीं से आती है। तो ये जिंक बेल पॉइंट्स हमारे नाखून की उंगलियों के, हाथ पैरों की उंगलियों के पास में, नाखून के पास में स्थित होते हैं। अब इसमें GB26 जो है गवर्निंग वेसल का जिंक बेल पॉइंट है, जो हमारी नाक के नीचे यहाँ स्थित होता है। फिर कुल मिलाकर 12 मेरिडियन के 12 पॉइंट तो है ही, और एक GB26 एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, तो 13 हमारे जिंगवेल पॉइंट्स टोटल होते हैं। जिंगवेल पॉइंट्स का प्रयोग एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं, जैसे कि झंझावात आती है एक्यूट में वैसे। तो जैसे बेहोश होना, कोमा में चले जाए कोई, या मिर्गी के दौरे पड़ना, सांस रुक जाए, हार्ट अटैक अचानक से आना, अकड़न, बॉडी स्टिफ हो जाए, इन पॉइंट्स को हम या तो दबाकर या एक्यूपंक्चर के द्वारा सुई से प्रिक करके हल्का सा ब्लड निकाल के, और वो हम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति अगर कोई बेहोश हो जाता है तो हम दो पॉइंट्स पर उपचार दे सकते हैं, GB26 और K1 पर। दोनों पॉइंट्स पर भी हम उपचार दे सकते हैं। तो इन पर उपचार देने से वो व्यक्ति होश में आ जाता है। क्योंकि देखिए GB26 जो है वो यांग का है, तो आकाश के संपर्क में है, और पृथ्वी के संपर्क में K1 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है तो GB26, क्योंकि ऊर्जा घटी है, लो ब्लड प्रेशर है, ऊर्जा घटी है, तो यांग ऊर्जा बढ़ानी है, तो यांग ऊर्जा बढ़ानी है तो हम GB26 को टोन कर देंगे, तो GB26 ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। यदि व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है तो इसका मतलब ऊर्जा घटी है, ऊर्जा घटी है तो इन ऊर्जा को बढ़ाना है, इन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम K1 पर उपचार देंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम K1 पर उपचार देंगे। कभी कभी हम GB26 और K1 दोनों पर, अगर हमें पता ना चले व्यक्ति बेहोश हो गया, हमें नहीं पता है कि व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है या व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है, तो हम दोनों पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। यदि कोई महिला पति की मृत्यु के बाद रोए नहीं, उसको इतना शॉक लगे कि वो रोए नहीं, दुख के कारण एक मूर्ति की तरह बैठ जाए, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की कंडीशंस आती हैं, तो हम K1 पर उपचार देते हैं। तो K1 पर अगर हम एक मटर का दाना भी बांध देते हैं तो वह इस पर रोने लग जाएगी और वह स्थिति, उसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब जब हम भोजन खाते हैं, भोजन, हम जानते हैं कि अन्न नली की जगह कई बार हम बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति बोलते हुए भोजन खा रहा है या उसको खांसी आ गई, तो अन्न नली की जगह श्वास नली में चले जाता है, तो व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है। तो ऐसे में उसके H9 पर अगर हम उपचार देते हैं तो उस पे आराम मिलता है। अब अगर यूरिन रुक जाता है तो हम K1 पर हम सुपारी भी बांध देते हैं, तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है। सुपारी बांध के उसे चलने को बोलेंगे तो उसे यूरिन हो जाएगा। जब आंख के आगे जाला छा जाए तो हम SI1 पर उपचार देंगे। ये हम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, हम छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे उपचार में काम में ले सकते हैं। जब व्यक्ति को अति क्रोध आए, बहुत ज्यादा क्रोध आए, तो हम GB44 पर उपचार देंगे और liver 1 पर उपचार देंगे। GB44 मेटल पॉइंट है, मुंह सूखा हो तो भी GB44 पर उपचार देंगे। सर दर्द, हार्ट की डायलेशन होती है तो भी हम GB44 पर उपचार देते हैं। तो GB44 liver 1 पर उपचार देकर हम व्यक्ति को बहुत ज्यादा एकदम से क्रोध आता है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बोलने में परेशानी या निगलने में परेशानी हो, तकलीफ हो, तो हम LU11 पर उपचार देंगे। नाक से अगर ब्लीडिंग होने लगे तो LU11 पर उपचार देंगे। हमारी फिंगर्स अगर सुन्न होने लग जाती हैं तो LU11, LI1, H9, SI1, इन पर हम उपचार देंगे। अब कन्वर्जन, ऐंठन या रुकावट हो चिल्ड्रंस में, बच्चों में ऐंठन हो जाए, उनकी बॉडी अकड़ने लगे, तो हम P9 पर उपचार देंगे। यदि शून्यपन शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर ऊपर से चालू हो और नीचे की तरफ जा रहा है तो SP1 पर उपचार देंगे। अगर बच्चा पैदा होने पर जच्चा के पेट में, नाभि के पास या प्लेक्सस में भयंकर दर्द हो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो या स्तनों में दूध ना आ रहा हो, तो हम SI1 पर उपचार देंगे। एंजाइना पेन अगर होता है तो हम H9, P9 और liver 1 इस पर उपचार देंगे। liver 1 जो है वो मदर है हार्ट का, तो ये इसका विंड पॉइंट है पेरिकार्डियम का, और पेरिकार्डियम का विंड पॉइंट है, तो हम एंजाइना पेन पे इस पॉइंट पर उपचार देंगे। जब लकवा पैरालिसिस अगर आ रहा है तो रोगी के सारे जिंक बेल पॉइंट्स को हम प्रिक करते हैं।
प्रिक करना मतलब उसमें एक निडल लगा के एक एक बूंद उसका खून निकाल देते हैं, ब्लड निकाल देते हैं, तो उसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। तो उस तरह से जैसे हाथ में इन मेरिडियन के जो सभी जिंगवेल पॉइंट्स हैं, उन मेरिडियंस के अंतिम बिंदु होते हैं। जब हम हाथ ऐसे करते हैं, हमारी जो उंगलियों में जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे मेरिडियंस के अंतिम, जैसे LU11 हमारा पॉइंट एंड में आता है, H9 भी हमारा एंड में आता है, P9 भी हमारा एंड में आता है, नाखून के पास आता है। इसी तरह से पैर में इन मेरिडियंस के सभी जिंगवेल पॉइंट्स उन मेरिडियंस के प्रथम बिंदु होते हैं। SP1 हमारी पैर की उंगली में आता है, LI1 भी और K1 भी, ये हमारा जिंगवेल पॉइंट्स पैर के इन मेरिडियन के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। हाथ में हमारे यांग मेरिडियन के सभी जिंगवेल पॉइंट्स उन मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं। जैसे LI1 ये यांग मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं, LI1 ट्रिपल वार्मर का 1, SI1। फिर पैर में यांग मेरिडियंस के सभी जिंगवेल पॉइंट्स उन मेरिडियन के अंतिम बिंदु होते हैं, ST45, GB44, UB67। थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इन बिंदुओं को याद कर सकते हैं। फिर जब हम फंडामेंटल्स पे आते हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ बायो एनर्जी और बॉडी फ्लूइड्स, मतलब एनर्जी और बॉडी फ्लूइड्स का अगर आदान प्रदान होता है ऊपर नीचे या फिर सरफेस के डेप्थ पर, ह्यूमन बॉडीज के अंदर की तरफ में उसको इम्पेयरमेंट होता है, उसका आदान प्रदान होता है, तो जो डिजीज होती है वो मिडरिफ में होती है। मिडरिफ का मतलब होता है, मिडरिफ में हमारे चेस्ट होता है, डायफ्राम आता है और प्लेक्सस आते हैं। तो नेचर ऑफ ट्रबल इज मिडरिफ विल बी, उसका नेचर क्या होगा, प्लेथोरिक सेंसेशन इन द मिडरिफ। उसमें जो सेंसेशन होगा वो किसके कारण होगा, या तो कंजेशन होगा, एकदम से जैसे भरापन लगेगा, या डाइजेशन नहीं होने पर होगा। मिडरिफ पर होने वाला दर्द का कारण एंजाइना पेन, मस्कुलर पेन या अन्य प्रकार का दर्द हो सकता है। अब ये एंजाइना, कौन सा दर्द एंजाइना का है और कौन सा अन्य कारणों से है, कारणों से इसकी अब हम इसकी टेस्ट कराते हैं, या फिर 5000 वर्षों से चीन में जिंगवेल पॉइंट्स पर करते रहे। जिंगवेल पॉइंट्स पर उपचार देके पता चल जाता है कि कौन सा दर्द एंजाइना का है या कौन सा किसी दूसरे कारण से आया है। 12वीं शताब्दी में मिंग वंश के समय एक्यूपंक्चर के विद्वान गाओ यू ने एक्यूमोक्सी थेरेपी के तत्व ज्ञान का एक वर्गीकृत विश्लेषण आने वाली पीढ़ियों के लाभार्थ लिखा। उस विश्लेषण में पता चलता है किस प्रकार पता करें, मतलब उन्होंने जो बताया उस थेरेपी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा दर्द एंजाइना का है, कौन सा मस्कुलर पेन है, कौन सा गैस्ट्रिक पेन है, ब्रोंकाइल पेन है, या आर्थराइटिस का पेन है, या कंजेशन के कारण है, या इंडाइजेशन के कारण आया है। जब किसी मेरिडियन में बहुत ज्यादा अगर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा घट गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एकदम से इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है और रोग, दर्द, बेचैनी एकदम से झंझावात आंधी के समान आती है, प्रकट होती है। ऊर्जा बहुत घट जाती है, तो हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, एकदम से उसमें सेंसेशन खत्म होने लगता है। यहाँ तक कि या तो पैरालिसिस हो सकता है, बेहोशी आ जाती है, इस तरह के गंभीर रोग उत्पन्न लगते हैं। ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत तेज पेन होने लगता है, व्याकुलता होने लगती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बेहोशी, इस तरह के रोग आ सकते हैं। अब इसमें हम 2-3 ऑर्गन्स के बारे में अलग अलग देखते हैं कि किस तरह उनके हम फ्यू पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर के बारे में हम देखेंगे, नब्ज स्ट्रिंगी हो, मतलब रोगी सफाई पसंद। गॉल ब्लैडर का एक नेचर है, गॉल ब्लैडर वाला जो रोगी होगा वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद होगा, उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा। ऐसा रोगी गॉल ब्लैडर, हम समझ जाएंगे कि गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आगे सेमेस्टर्स में और पढ़ेंगे, तो टाइप 7 में और पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर के कॉन्स्टिट्यूशन वाला बहुत ज्यादा गुस्सा वाला होता है और सफाई पसंद होता है। ऐसे ये पेज, ये बता दो, पेज पेज 24 से 25 आप में है, आगे आगे 24-25 पेज में है, देखिए। जी सर। ये मतलब बता दें ताकि जो है पढ़ना चाहे। हाँ जी सर। नहीं, आगे पेज नहीं है, 24-25 पेज में है, आप लोग पढ़िएगा इसको। 25-24 पेज में है, ये पढ़िएगा। उसी के बेसिस पर इन्होंने अपना एक वो बना के दिया है, कि मिंग डायनेस्टी वालों ने बनाया था पहले, तो उसी सिनॉप्सिस है यहाँ पर, केवल कुछ संदर्भों में, ठीक है, केवल सर ये कुछ चार्ट में दे रखा है सर नेचर। आगे दिया हुआ है। हाँ सर, चार्ट में है, ये चार्ट बना हुआ है ना 24 पेज नंबर पे, हाँ, इसमें दे 23 रखा है। उसी में जी दिया हुआ है, उसी बेसिस पर हमको उन्होंने यूज किया है कि वही जी सर। वही पता है। जी। जी सर। तो
ऐसे रोगी के मिडरिफ में अगर मिडरिफ में जहाँ पर मिडरिफ हमने बताया था कि जहाँ पर चेस्ट, डायफ्राम और प्लेक्सस आते हैं, वहाँ पर अगर तकलीफ होती है और साइड साइड ऑफ बॉडी, फ्लैंक पर रिब्स और इलियम के बीच में अगर दर्द होता है, तो रोगी एक्यूट बीमारी के अगर रोगी में बहुत तेज बीमार है, उसको प्रॉब्लम है, उस तब भी वो बिस्तर और कमरा साफ करने के लिए कहता है, नहीं मेरा बिस्तर और कमरा साफ करो, मुझे गंदगी में नहीं रहना है और चादर झाड़ो, सफाई करो, दूसरी चादर बिछाओ, इस तरह से वो बोलेगा। तो हम समझ जाएँगे कि उसको वो गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का रोगी है। तो हम गॉल ब्लैडर 44 पर उपचार देंगे। गॉल ब्लैडर 44 ये मेटल का पॉइंट है, हम इस पर उपचार देंगे। अगर उसको ज्वर है, तो हम ज्वर को कम करने के लिए हीट कम करनी है, गॉल ब्लैडर 43 वाटर पॉइंट है, उस पर उपचार देंगे। रोगी को हड्डियों के जोड़ अगर उसके कमजोर हैं, फ्लैसिड, नंबनेस है, तो हम विंड पर, इसका मतलब विंड की प्रॉब्लम है, तो गॉल ब्लैडर 41 पर उपचार देंगे। यदि रोगी के शरीर में कोल्डनेस है, उसे सांस और खांसी की शिकायत है, तो फायर पॉइंट गॉल ब्लैडर 38 पर हम उपचार देंगे। रोगी के हाथ पैर अगर ठंडे हो, डकार हो, हिचकी हो, उल्टी, हाथ पैर में कंपन हो, तो हम ह्यूमिडिटी पॉइंट अर्थ का गॉल ब्लैडर 34 पर हम उपचार देंगे। आमतौर पर ऐसे रोगियों को होने वाला मिडरिफ का दर्द मस्कुलर ट्रबल का होता है। जनरली हम देखते हैं कि मस्कुलर ट्रबल होता है ये दर्द एंजाइना पेन नहीं होता है। कभी-कभी लगता है क्योंकि वो उसी साइड होता है तो लगता है कि एंजाइना पेन है, लेकिन वो मस्कुलर पेन होता है और उसे हम टेस्ट करा के भी पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जैसे कि सर ने बताया अभी आगे चार्ट दे रखा है, तो चार्ट को देखकर हम जान सकते हैं कि कौन-सा दर्द एंजाइना है जो कि हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर के कारण आया है तथा किन बिंदुओं पर उपचार होगा। तो ये आगे एक हम देख लेंगे बाद में एक लिस्ट बना रखी है उसमें हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है लिवर ऑर्गन। तो रोगी का शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल होगा, मांस क्षय हो रहा होगा, उसकी बॉडी बनती नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पिंडलियों में काफ मसल में उसके स्पैज्म आते हों, नाभि के पास पेट में दर्द होगा, हाथ पैर सुन्ने पड़ेंगे, नब्ज स्ट्रिंगी होगी उसकी और रोगी के मिडरिफ पर होने वाला पेन ऐसे में एंजाइना का नहीं होता है। ऊर्जा कम हो जाने के कारण ये स्पेस्टिक पेन होता है। ऊर्जा कम हो गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके कारण उसका अ, पेन हो रहा है। उपचार हम लिवर 1 ये जिंगवेल पॉइंट है तो क्योंकि लिवर का 1 पॉइंट जिंगल पॉइंट है वहां देंगे। ठंड लगी है तो लिवर 2 पर उपचार देंगे, 5 पॉइंट हो गया। यदि रोगी के क्रैम्प और स्पैज्म आते हैं तो लिवर 3 पर उपचार देंगे। रोगी के हाथ पैर के जॉइंट पर रूमेटिक या अन्य प्रकार का दर्द हो तो लिवर 3 पर उपचार देंगे। फिर रोगी की खांसी, सांस, इन्फेक्शन की शिकायत हो, लिवर 4 पर उपचार देंगे। रोगी की उल्टी डकार, हिचकी, नीचे से दुर्गंधित वायु का निकलना, हाथ पैर में कंपन हो, कभी-कभी ज्वर भी आता हो, शरीर में गर्मी लगती हो, हाथ पैर ठंडे हो, तो हम लिवर 8 पर उपचार देंगे। तो हम इस तरह से जब हम चार्ट देखेंगे तो हम समझ सकते हैं, चार्ट देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि गर्मी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कोल्डनेस का उपचार देंगे, अगर सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम हीट का उपचार देंगे। इस तरह से हम जिंक बेल पॉइंट्स को और सारे 5 शू पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जैसे रोगी की नब्ज़ सुपरफिशियल हो, फ्लडिंग हो, चेहरा तमतमाया हुआ हो, मुँह सूख गया हो, बात-बात पे हँसने लग गया हो और रोगी व्यावहारिक हो, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के शू पॉइंट्स पर लक्षण के अनुसार उपचार ये हम देख सकते हैं कि इस तरह के जो हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम पता करेंगे कि वो किस कॉन्स्टिट्यूशन का रोगी है और उसी हिसाब से हम 5 शू पॉइंट पर उपचार देंगे। तो वो आगे हम ये लिस्ट आगे जो इसमें बनाया हुआ है पूरा का पूरा चार्ट उसमें उससे हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी देख सकते हैं। इसमें भी पेट में नाभि के पास दाहिनी तरफ दर्द मिलता है। इस प्रकार रोगी के मिडरिफ पर पेन हो तो उपचार SI1 पर देंगे। यदि ज्वर हो तो SI2 पर उपचार देंगे। जॉइंट्स का पेन हो, जॉइंट्स कमजोर होंगे तो SI3 पर उपचार देंगे। शरीर में गर्मी की कमी हो, स्टैग्नेशन हो जाए तो SI4 पर उपचार देंगे। उल्टी डकार, हाथ पैर ठंडे हो, सिर गर्म हो जाए तो SI8 पर उपचार देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे ऑर्गन्स के भी रेस्पिरेटरी रिपेरेटरी आगे दी गई तालिकाओं जो आगे तालिकाएँ दी गई हैं उसके अनुसार हम सारे के सारे बना सकते हैं। हम एक टेस्ट कर सकते हैं, एक थोड़ा-सा हम ट्राई कर सकते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाएगी, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम कोई भी एक ऑर्गन लेके हम 5 शू पॉइंट्स पे उसका उपचार बना के लिख सकते हैं कि हम इस तरह का होगा तो हम क्या करेंगे, तो उससे हमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा युंग स्प्रिंग पॉइंट। तो युंग स्प्रिंग पॉइंट जो है ये हमारा देखिए सर ने एक चीज़ बताई थी हमें कि जल की ऊर्जा सबसे पहले कुएँ में आती है, फिर झरने के रूप में आती है, फिर स्ट्रीम, फिर रिवर और फिर समुद्र में चली जाती है। और जो आकाश की ऊर्जा होती है, जो
तो वो ऊर्जा यांग ऊर्जा होती है। यांग ऊर्जा पहले स्ट्रीम, फिर रिवर में आती है, फिर सी में, समुद्र में, फिर कुएं में और फिर स्प्रिंग में आती है। तो इसलिए यांग की शुरुआत तो स्ट्रीम से होती है और जो हमारे इन की शुरुआत है वो वुड से होती है। तो इसमें जो हमारा इन ऑर्गन का जो फायर का पॉइंट है, उसके फायर का कंट्रोलर है वाटर। तो जैसे Lu10 फायर का पॉइंट है, तो उसका तो कंट्रोलर है वाटर नहीं, Li2। ऐसा है, देखिए नितुल मैडम, जी सर। जो ये कंसेप्ट लिया गया है, यहाँ पे पहले पढ़िएगा कि जब शुरू में बीमारी आई तो उन्होंने कहा कि जिंगवेल पॉइंट पर, तो शुरुआत में नाखूनों के पास, देखिए देखिए ना, नाखूनों के पास उन्होंने कहा, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात कही है, तो या तो ऊर्जा इनकी होगी या ऊर्जा यहाँ की होगी, इसलिए उन्होंने उन पॉइंट्स का चयन किया जो आपकी उंगलियों में थे या लास्ट पॉइंट थे, फर्स्ट या लास्ट पॉइंट, ठीक। यहाँ पर उन्होंने पहला जिंगवेल शुरू किया, फिर जिंगवेल पॉइंट से तो अंदर की ओर बीमारी अंदर की ओर चली गई, तो इसलिए आप ये देखिएगा, आप पॉइंट्स बढ़ते चले गए। जैसे इन वाले में पहले विंड था, फिर फायर, फायर के बाद फिर अर्थ, अर्थ के बाद मेटल और मेटल के बाद जल आएगा। तो यानी जल वाला जो एंट्री है वो वहां देखिए किडनी है, वो इसको मानते हैं कि बिल्कुल अंतस्थ है, तो अंतस्थल में है, यानी सबसे अधिक बीमारी जितने बैठ रही है उसके हिसाब से कंसेप्ट किया गया है। लेकिन ये जो नाम रखे गए, अब नाम के हिसाब से देखिए, अभी मैडम ने बताया, तो ये उनका विचार है। देखिए ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट, उनका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जो दार्शनिक विचार था वो ये था कि जैसे आप इन माने इन ऊर्जा, तो इन ऊर्जा उन्होंने कहा कि जैसे कुएं में देखिए, तो कुएं से पानी आप लेंगे, तो कुएं का पानी जो है आया, तो कुएं का पानी जाएगा कहाँ पर, वो किसी झरने में चला जाएगा, तो कुआं फिर झरना, झरना से जब बाहर निकलेगा तो वो अनेक अनेक धाराओं में बढ़ जाएगा, तो फिर स्प्रिंग आ गई, स्प्रिंग के बाद चला जाएगा किसी नदी में, तो नदी से बड़ी वाली होगी, फिर वो नदी में चला गया, और नदी में जाने के बाद फिर वो समुद्र में चला गया। तो ये कंसेप्ट है। तो कुआं, स्प्रिंग, स्ट्रीम, फिर उसके बाद आपका नदी और समुद्र, तो ये इन ऊर्जा की बात करें, नीचे की ऊर्जा। ऊपर की ऊर्जा ऐसे नहीं आती, ऊपर की ऊपर आई बारिश के रूप में आई, ये आगे ऑर्गन सोर्स पॉइंट में लिखा होगा, और ऊपर से आई बारिश के रूप में आई, सूर्य की गर्मी के रूप में आई, जितनी ऊपर की ब्रह्मांड की, तो उस रूप में जब आई तो वो पहले, अगर बारिश हो तो कहाँ जाएगी, पहले बारिश जाएगी नीचे और वो इस आपके किसमें चली जाएगी, वो स्ट्रीम में बदल जाएगी। तो तीसरी नंबर की ऊर्जा स्ट्रीम, जहां पर वो ऊर्जा थी 1 2 3, स्ट्रीम तीसरे नंबर, यहाँ पहली आई ऊर्जा स्ट्रीम बदल गई, स्ट्रीम चली गई नदी में, नदी में से जल गई समुद्र में, समुद्र से फिर आई कुएं में, और कुएं पे आई और फिर चली गई झरने में। तो ये उसका रोटेशन इस तरह होगा, जबकि इन ऊर्जा का रोटेशन इस तरह होगा। इसलिए उनके इन के जो कंट्रोलर पॉइंट्स है वही आपके उस, जैसे यूएम स्प्रिंग पॉइंट में, तो इन ऑर्गन का जो पॉइंट होगा उससे वो कंट्रोलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब बताइए। जी सर, थैंक यू सर। तो इस तरह से हम यूंग स्प्रिंग पॉइंट्स को देखेंगे। तो इन ऑर्गन्स के फायर पॉइंट जो हैं, जैसे Lu10, P8, H8, Sp2, लिवर 2, K2, ये यूंग स्प्रिंग के फायर पॉइंट्स हैं। अब इनका कंट्रोलर है वाटर। तो यांग ऑर्गन्स के जो वाटर पॉइंट्स हैं वो Lu5, P3, H3, Sp9, लिवर 8 और K10 है। अब इंडिकेशन, फेब्राइल डिजीज जैसे ज्वर या दूसरे डिसऑर्डर हम इससे देख सकते हैं। फंडामेंटल इसके हैं वाटर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियंस। जो वाटर पॉइंट्स हैं यांग मेरिडियंस के, वो है GB43, SI2, UB66, ST44, TW2 और Li2। ट्रीट्स हॉटनेस सिम्टम्स, ये हॉटनेस सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। फायर पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स इन मेरिडियंस H8, P8, Sp2, Lu10, K2, लिवर 2, ये ट्रीट करते हैं कोल्डनेस सिम्टम्स को। तो ये कोल्डनेस अगर कुछ सिम्टम्स होंगे तो हम इस पर उपचार देंगे, और अगर हॉटनेस सिम्टम्स होंगे तो हम वाटर पॉइंट्स पर उपचार देंगे।
हॉटनेस सिम्टम से होते हैं ज्वर, लाल जीभ, पित्त बढ़ा हुआ होगा, अधिक प्यास लगेगी, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा, ठंडा भोजन करना चाहेगा, ठंडे पेय पसंद करेगा, सूखे हुए होंठ हो जाएंगे उसके, लाल हो जाएंगे, तुनक मिजाज, बेचैन, फैलकर पीठ के बल फैलकर सोएगा, हाथ पैर गर्म और जलन हो जाएगी, कब्ज, फास्ट पल्स, पेशाब कम और गर्म लगना। तो ये हॉटनेस के सिम्टम्स हैं। तो यांग ऊर्जा को अगर ट्रीट करना है तो वाटर पॉइंट से कंट्रोल करेंगे, और कोल्डनेस सिम्टम्स है तो हम इन जैसे पैर सिकोड़ कर करवट लेके सोए, बात नहीं करना चाहे, पीले या काले होंठ हो जाएं उसके, नाखून में चंद्रमा, जीभ सफेद, कफ बहुत ज्यादा मात्रा में लगे, प्यास नहीं लगे, गर्म भोजन लेना चाहे, गर्म पेय पसंद करे, लार बहुत ज्यादा बनती है, पेशाब ज्यादा होता है, पतले दस्त होते हैं, स्लो पल्स होती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, ठंड लगना होता है, ये सारे कोल्डनेस सिम्टम्स हैं। तो हम इन ऑर्गन के इसको फायर पॉइंट्स पर उपचार देंगे। फिर जी नेक्स्ट है हमारा। जी मैडम, जी सर। अब देखिए, अच्छा ये आप लोग बताइए कि जो जब आपका गर्मी, वो जो आपके हॉटनेस सिम्टम आएंगे, ज्वर है, लाल जीभ है, तो इसमें कौन सी एनर्जी बढ़ी होगी? और लोग बताएं। यांग। यांग ना, यांग एनर्जी बढ़ी होगी। तो अब यांग एनर्जी बढ़ी है तो देखिए वही कह रहा है, यांग एनर्जी बढ़ी है तो उन्होंने कहा यांग मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करिए। यांग एनर्जी बढ़ी है तो यानी उसी मेरिडियन पर, यांग मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना है। लेकिन उसके कौन से पॉइंट यूज करना है? उसके वो पॉइंट यूज करने हैं। अब गर्मी में अगर गर्मी लगी हुई है और गर्मी के पॉइंट आप लगा दें तो गर्मी बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, मेरिडियन तो यांग इसलिए चुना कि यांग ही मेरिडियन को ट्रीटमेंट करना है। तो यांग मेरिडियन को हम लोग ट्रीटमेंट किया और उसके हॉटनेस पॉइंट, जो मतलब हॉटनेस पॉइंट होगा, कोल्डनेस पॉइंट का किया। देखिए वाटर पॉइंट की हुई है तो कोल्डनेस पॉइंट है ना, सब यांग मेरिडियन के, जो यांग मेरिडियन में ये मेरिडियन है उसमें एक कोल्डनेस पॉइंट है। वो कह रहा कि ये इसको देने से कोल्ड हो जाएगा, यानी कोल्डनेस पॉइंट है। तो उस कोल्डनेस पॉइंट को आप टोन कर दीजिए। जैसे कोल्डनेस पॉइंट को टोन करेंगे तो ये जो आपका यांग जो गर्मी है वो ठंडक में बदलने लगेगी। उसी तरह इन मेरिडियन, जब हमको आपको कोल्डनेस सिम्टम है यानी इन बढ़ी हुई है, तो इन बढ़ी हुई तो हमको इन मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना है। अब इन मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करने के लिए उसके कौन करेंगे, उसके हॉट पॉइंट जो फायर पॉइंट है उसको उसको लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। ये उसका तरीका है। जी चलिए मैडम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शू स्ट्रीम पॉइंट्स। तो शू स्ट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, वो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट होते हैं, और यांग ऑर्गन के अर्थ का कंट्रोलर होता है वुड। तो इसके जो यांग ऑर्गन है इसका वुड पॉइंट इसके कंट्रोल ऑर्गन के पॉइंट होते हैं। तो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट है LU9, P7, H7, SP3, लिवर 3 और K3। और यांग ऑर्गन के जो वुड पॉइंट हैं वो है Li3, TW3, SI3, ST43, GB41 और UB65। ये इसके कंट्रोल ऑर्गन के वुड पॉइंट हैं। अब इसमें रूमेटिक डिसऑर्डर अगर होता है, तो जब हाथ पैर के स्मॉल जॉइंट्स में क्रॉनिक या सब एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो हम शू स्ट्रीम पॉइंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था रूमेटिक डिसऑर्डर, तो उसमें छोटे छोटे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर क्रॉनिक या सब एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो हम शू स्ट्रीम पॉइंट्स का यूज करेंगे। तो इसमें स्ट्रीम पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। स्ट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। अर्थ पॉइंट और ऑफ ऑल इन ऑर्गन्स आर आल्सो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। अब देखिए इसमें जो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स हैं वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स भी होते हैं। ये हम चार्ट में देखेंगे, हमें पता है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट ही उनके अर्थ पॉइंट्स होते हैं। ट्रीट अर्थ पॉइंट ऑफ इन ऑर्गन्स इन ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर। अगर ह्यूमिडिटी का डिसऑर्डर होता है, कुछ हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ी हो बॉडी में, या ह्यूमेटिक डिसऑर्डर होता है, तो हम अर्थ पॉइंट के उसको ट्रीट करेंगे। जो पॉइंट्स हैं इसमें लिवर 3, P7, H7, K3, SP3 और LU9। ट्रीट वुड पॉइंट्स ऑफ ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर्स का एक एग्जांपल दीजिए मैडम। ह्यूमिडिटी जैसे जब शरीर में बढ़ जाती है तो हमारे स्वेलिंग आना,
जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस होते हैं, वो स्वेलिंग ही होती है, वहां पर पेन होगा, कुछ इकट्ठा हो गया ना वहां पर, जैसे कल सर ने बताया था, तो स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगा, लालिमा हो जाएगी। तो ये हमारा ह्यूमिडिटी इकट्ठा होने का एक एग्जाम्पल है। ओके, जी सर। स्वेलिंग भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, आपको जोड़ों में सूजन आ सकती है, ये सब रूमेटिक वाला होगा और ह्यूमिडिटी वाला होगा। आपको कहीं का आपको वाटर कंटेंशन भी मिल सकता है, रिटेंशन। ओके, अब ट्रीट वुड पॉइंट्स। अब यंग ऑर्गन्स के जो वुड पॉइंट्स हैं, वो वीकनेस, मसल्स की वीकनेस और डिप्लेशन ऑफ लिवर की अगर कमजोर पड़ रही है तो उसके लिए हम GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 और LI3 ये पॉइंट्स यूज करते हैं। लिवर मसल वीकनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में, जैसे अब अभी आपने पूछा, ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में ब्लॉक नोज भी आ सकती है, येलो कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ऑपरेस्ट ब्रीदिंग, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वॉलन नोज, नाक सूज जाएगी, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ये सब ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स को बताया है। फिर नेक्स्ट है हमारा जिंग रिवर पॉइंट्स। इस वाले में ये है, देखिए लिखा हुआ है कि ये जो अब आपका सब एक्यूट प्रॉब्लम की ओर बढ़ रही है। अभी जो थी आपकी क्या ही थी, हमारा एक्यूट प्रॉब्लम, अब एक्यूट से सब एक्यूट की ओर बढ़ रही है और एनर्जी और अंदर जा रही है, यानी रोग अंदर जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि आपको सब एक्यूट प्रॉब्लम की ओर धकेल दे रहा है और प्लस क्रॉनिक की तरफ ले जा रहा है। धीरे धीरे देखिएगा क्रॉनिक की तरफ, ये बीमारी क्रॉनिक की तरफ बढ़ती जा रही है, उसका इलाज इसीलिए बताते जा रहे हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट है हमारे जिंग रिवर पॉइंट। जिंग रिवर पॉइंट में जो इन ऑर्गन के पॉइंट है वो मेटल पॉइंट्स होते हैं, और यांग ऑर्गन इसका मेटल को कंट्रोल करता है फायर, क्योंकि मेटल है, मेटल को कौन जला सकता है, फायर जला सकता है, तो इसका कंट्रोलर फायर है। तो ये इसके फायर पॉइंट, इसके यांग ऑर्गन्स के फायर पॉइंट्स, इसके शू पॉइंट्स हैं। तो मेटल पॉइंट्स में Lu8, P5, H7, Sp7, Sp5, लिवर 4 और K7। और यंग ऑर्गन्स के जो फायर पॉइंट्स हैं Li5, TW6, Si5, ST41, GB38 और UB60, ये इसके फायर पॉइंट्स हैं। अब इसमें जिंग रिवर जो पॉइंट्स होते हैं वो हाथ की कलाई या पैर के ढकने के पास होते हैं, ये हम जानते हैं। फिर जिंग और रिवर अंदर पॉइंट्स, बीमारी और अंदर जा रही है, याद करिए ना, किनारे से नीचे से किनारे से टकने की तरफ आ गई, ऊपर से हाथ से जाएगी आपके कलाई तक पहुंच गई, कलाई से नहीं, आपने उसमें चले उसमें इसमें क्या बोलते हैं, कोहनी में आ गई। तो अब बढ़ रही ना, कलाई से कोहनी की तरफ बढ़ेगी। देखिए पहले कहा बिल्कुल टिप्स पे थी, फिर अंदर आई, फिर हाथ की कलाई और पैर के टखने की तरफ आ गई, अब वो फिर अंदर और चली जाएगी। इसका चलिए अंदर जा रही बीमारी ये क्रॉनिक। जिंग रिवर बिंदुओं का प्रयोग श्वास संबंधी, इसको हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में करते हैं, जैसे सांस, खांसी, ताप की अनियमितता, कभी गर्म लगता है, कभी ठंडा लगता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, इन तकलीफों में इन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। तो ट्रीट मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग। सांस अगर रुक रही हो तो हम इसको इन ऑर्गन्स के मेटल पॉइंट्स को यूज करते हैं। कफ हो, डेफिशिएंट डिफेंसिव एनर्जी, लंग्स की जैसे वीक वॉइस हो, लंग्स में डिफेंसिव की जो वीक हो जाती है, तो हमें सबसे अच्छा सिम्टम होता है कि वीक वॉइस, बहुत ज्यादा व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बोलने लगता है, वीक वॉइस होती है। तो इस तरह के अगर इंडिकेशन होते हैं तो हम लिवर 4, P5, K7, H4, SP5 और Lu8 पर उपचार देंगे। ट्रीट फायर पॉइंट्स ऑफ यंग मेरिडियंस टू एक्सपेल कोल्डनेस। अब अगर कोल्डनेस निकालनी है हमको, री एस्टेब्लिश नॉर्मल टेम्परेचर, कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर को एक एस्टेब्लिश करना है, नॉर्मल टेम्परेचर लाना है। तो उसके लिए हम GB38, TW6, UB60, SI4 और Li5 इन पॉइंट्स पर हम उपचार देंगे। मैम सपोज अब वीजिंग हो रहा है तो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे उसको? सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं? अगर वीजिंग हो रहा है, वीजिंग इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वीजिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, वीजिंग के लिए क्या करना है, आई मीन उपचार? सर आप बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आया। वीजिंग, लंग्स का वीजिंग, आई मीन ब्रीदिंग हिंदी में समझ में, वीजिंग
ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग का दिया तो इसी में जिंक रेफर में ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग का दिया है ना पहले वाले पॉइंट में। ये देखो ये पॉइंट ट्रीटमेंट डिफेंसिव, देखिए डिफेंसिव एनर्जी अगर कम है तो आप टोन कर दीजिए। ओके, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग, कॉफ एंड डिफिशिएंट डिफेंसिव या एनर्जी। कफ एंड Okay. डिफ्यूजन ब्रीदिंग। ये पूरा पॉइंट्स को आई मीन टोन करने आती है Yes, या और लिवर फ्लू? अगर हाँ देखिए दो चीजें हैं ना, हम लोग ट्रीटमेंट जो पैटर्न है शू पॉइंट में, इसमें यही करना है, डिफेंसिव एनर्जी को आपको बढ़ाना है। अदरवाइज अगर आपको अगर ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग है तो यू कैन टोन LU9। ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग में LU9 को भी टोन कर सकते हैं अलग से। हम करेंगे ये वाला इस कॉम्बिनेशन में, अगर आप करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग में आपको किडनी का 3 पॉइंट LU9 पॉइंट टोन करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप P6 को सिडेट करिए और SP3 को भी टोन करिए। SP3 टोन, K3 टोन, LU9 टोन, P6 सिडेट। तो उससे आपका कफ भी कम होगा। देखिए कफ को बनाने में जो कफ आपको बढ़ता होगा ना, जिसका भी बढ़ता होगा कफ बढ़ता होगा, एजिंग पैटर्न में कफ बढ़ता है, उसका कारण है स्प्लीन, किडनी एंड लंग्स। तो उन तीनों को टोन कर दीजिए। और पेरिकार्डियम में यहाँ की चेस्ट में किडनी में एनर्जी जब ऊपर से लंग्स में एनर्जी घटी होती है तो वो नीचे भेज नहीं पाती, तो अल्टीमेटली किडनी रिसीव नहीं कर पाती, तो बीच में आपका ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग हो जाती है। उसमें उसके लिए पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक। अदरवाइज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो ये वाला करिए, ये कॉम्बो का है, ठीक। ठीक है जी सर। अब इसमें स्पेशल नोट लिखा है टू स्ट्रेंथन द डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट ट्रीट। मतलब एक्सटर्नल एजेंट यानी कि कभी हमको विंड कोई अटैक हो जाता है या विंड हीट अटैक आ जाता है, कोल्डनेस या हॉटनेस, विंड एक्सेट्रा, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट के होते हैं। तो हम मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन, इसके मेटल पॉइंट्स को यूज करेंगे इन ऑर्गन को। जिंक रिवर पॉइंट्स हैं लिवर 4, P5, K7, H4, SP5 और LU8 को यूज करेंगे। अर्थ पॉइंट जो होते हैं हमारे यांग ऑर्गन्स को, वो हीसी पॉइंट्स हैं, उनको हम GB34, TW10, UB54, SI8, HT36, LI11, ये हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। हमें एक्सटर्नल एजेंट अगर बाहर से कोई पैथोजन आ गया है तो हम इस ट्रीटमेंट को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही सी पॉइंट्स। देखिए एक सेकंड बता दूं, जी सर। जहां कहीं आप लोग किसी को समझ में ना आए, जैसे शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनर्जी घटी है कि बढ़ी है, तो जो जितने पॉइंट आपको लिखे हुए हैं ये कॉम्बिनेशन वाले, तो आप उसमें मेहरबानी करके केवल मेथी सीड लगाइए, ठीक है। केवल मेथी सीड, यूज मेथी सीड ओनली, और उन्हीं पॉइंट पर लगा दीजिए तो आपको सारा लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहे हैं स्ट्रेंथन डिफेंस, नॉर्मली टोन होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका टोनिफिकेशन या सिडेशन आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनमें आप केवल मेथी सीड लगा दीजिए, सभी में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी एनर्जी पैटर्न बढ़ेगा। और अब ये तो हमको एक सिस्टम बन दिया, वो हमारे चाइनीज में या आयुर्वेदिक में एनर्जी बढ़ाने के तमाम तरीके मिलेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एनर्जी के बढ़ाने के तरीके मिलते जाएंगे कि कौन कौन सी एनर्जी हमको बढ़ानी है, कौन घटानी है। फिर आपको कहीं कहीं केवल 3-4 पॉइंट में आप काम चल जाएगा, तो वो भी आपके पास है, ठीक है जी। चले जी सर। अब इसमें ही सी पॉइंट्स में हम आते हैं तो इन ऑर्गन के वाटर पॉइंट्स जैसे LU5, P3, H3, SP9, लिवर 8 और K10। अब वाटर जो है, वाटर के ऊपर बांध जो बनता है वो अर्थ से बनता है। वाटर को हम बांधने के लिए अर्थ यूज करते हैं, मिट्टी यूज करते हैं, तो वो उसका कंट्रोलर हो गया। तो यांग ऑर्गन का अर्थ पॉइंट इसका कंट्रोलर है। तो LI11, TW10, SI8, HT36, GB34 और UB40, ये इसके कंट्रोलर पॉइंट्स हैं। अब इसके जैसा कि सर ने बताया कि जो बीमारी अंदर अंदर घुसती जा रही है, अंदर के अंदर आती जा रही है,
तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, हीसी पॉइंट्स होते हैं, ये घुटने या कोहनी के पास होते हैं, और अंदर बीमारी बैठ गई तो घुटने या कोहनी के पास पहुंच गए ये पॉइंट्स। अब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर अफेक्टेड द इंटरनल एनवायरनमेंट, अ सिचुएशन लाइक कॉन्ट्रावेक्शन, ऊर्जा का रास्ता बदल जाता है, कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब ऊपर या नीचे, कहीं भी जा सकता है, आगे इधर फैल जाए, टेढ़ा चले जाए, आड़ा चले जाए, तो वो उसको भी कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। तो अगर ऊर्जा का रास्ता बदल जाता है, सामान्य रूप से क्या समझिए आप, सामान्य रूप से जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सामान्य रूप से ये कि जब अभी एक्सटर्नल फैक्टर अंदर चले जा रहे हैं तो अंदर के फैक्टर भी तो लड़ेंगे। तो अब क्या होगा, एनर्जी का डिसबैलेंस होगा और एनर्जी इधर उधर भागेगी, तो वही कंट्रावेक्शन है। अगर आप लड़ाई हो रही है, जो आप युद्ध देखा होगा आपने, इधर सामने आ रहे हैं, सामने सेना इधर आ रही है, दोनों लड़ने शुरू है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा, जाता है ना। ऐसे ही बिल्कुल समझिए, इसको युद्ध मानिए, ठीक है। तो कंट्रावेक्शन माने बिल्कुल ठीक कहा कि कंट्रावेक्शन माने ये नहीं कि आप बिल्कुल उल्टी दिशा में हो, कंट्रावेक्शन माने बाई की तरफ थोड़ा सा एंगल लेते हुए भाग जाए तो वो भी कंट्रावेक्शन है। 0 से लेकर 360 तक कोई भी एंगल में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज कंट्रावेक्शन। ठीक। कॉन्ट्रावेक्शन और डायरिया में इन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। अगर डायरिया होता है तब भी इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा या बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट का दिशा उल्टी हो जाए तो उसे कॉन्ट्रावेक्शन या मार्ग उल्लंघन कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं नोजिया या वॉमिटिंग होने लग जाती है, हिकअप, हिचकियां बहुत ज्यादा आने लगती है, इरेक्शन, बेल्चिंग, इसोफेगस में पानी आने लगता है, डकार आने लगती है, एक्सेस फ्लोटेंस, बहुत ज्यादा अधोवायु निकलने लगती है, ट्रेम्बलिंग इन हैंड एट फीट, हाथ पैरों में कंपन होने लगता है, इंटरमीडिएट फीवर, बार बार ज्वर आने लगता है, हीट सेंसेशन इन बॉडी स्पेशली इन हेड एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। अगर बॉडी में हीट सेंसेशन होता है, जहाँ स्पेशली सर में और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज में, नीचे की जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है उसमें कोल्ड का और ऊपर हमारे हीट का सेंसेशन होने लगता है। तो इसमें एक सर ने लिखवा रखा है HT36 एक काम पॉइंट है, उसको काम पॉइंट है, उसके साथ में P4 और Li11 भी हम जोड़ सकते हैं। अगर इस तरह का हीट सेंसेशन होता है तो HT36, P4 और Li11 पर हम उपचार कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बिंदु HT36 है। यह बिंदु स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। उस पर उपचार देने से केंद्र की ऊर्जा की आपूर्ति होकर कॉन्ट्रावेक्शन ठीक हो जाता है। इसको काम पॉइंट कहते हैं। और कॉन्ट्रावेक्शन में नॉर्मली माना जाता है कि एनर्जी बढ़ी होती है। दुश्मन कई आ गए ना, 10-100 उधर आ गए, 100 इधर आ गए, 200 हो गया, तो एनर्जी बढ़ी है। ठीक, चलिए। जी सर। Treat contravection and imbalance of body fluids by treatment on water points of in organ। अब इन ऑर्गन के वाटर पॉइंट्स पर हम ट्रीटमेंट देंगे लिवर 8, P3, H3, SP9, LU5 और K10, SP9। तो ये एक्सेस बॉडी फ्लूइड को निकाल देगा। अगर हम इनको सेडेट करेंगे तो एक्सेस अगर बॉडी फ्लूइड्स अगर बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो इनको निकाल देगा। लिवर 8 शरीर में जल की कमी से मांस क्षय को ठीक करके वजन बढ़ाता है। अगर लिवर 8 जो होता है, अगर शरीर में मांस क्षय हो रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा दुबला है, तो उसमें जल की कमी को ठीक करता है ये और वो वजन को बढ़ा देता है। फिर ट्रीट कंट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी की। ट्रीट ऑन अर्थ पॉइंट। अब अर्थ पॉइंट को हम कब यूज करेंगे? यांग ऑर्गन को GB34, TW10, SI8, HT36, Li11 और UB54। एक हम पॉइंट है GB34। GB34 मैंने यूज किया हुआ है। ये यात्रा में होने वाली उल्टी एवं उल्टी के भाव को ठीक करता है। मैं एक बार यात्रा कर रही थी, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो मेरे पास में एक बच्चा बैठा हुआ था और 2 बार ऐसा हुआ। एक बार एक लड़की बैठी हुई थी, एक लड़का बैठा हुआ था। तो दोनों को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, क्योंकि ये पहाड़ का रास्ता है जहाँ मैं रहती हूँ, तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था। मैंने उनको GB34 पे प्रेस करने के लिए बोला, मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था। GB34 पे प्रेस करने के लिए बोला, उन्हें बहुत आराम मिला और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि मुझे हमें इस GB34 को दबाने से बहुत आराम मिला है। कोई उन्होंने उस पर मैंने उनको दाना मेथी नहीं लगाया। तो ये GB34 पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। ये यात्रा में होने वाली उल्टी और उल्टी के भाव को ठीक करता है। HT36 GB34 थोड़ा बता दीजिए ना हमारे फिजिकली। GB34 कहाँ पे दबाना हुई? बता, हाथ बता दीजिए। ये पॉइंट है, हाँ, ये जो ये है ना घुटना, ये घुटना है, दिखाई पड़ रहा है ये घुटना है ना, बिल्कुल बीचों बीच, इसको बीचों बीच जस्ट उससे उतरिए
यहाँ पे लगा दीजिए, ये पॉइंट है। उस पे प्रेस करना है सर? हाँ? जी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ, यहाँ आप ये प्रेस भी, हाँ आप प्रेस भी कर सकते हैं और उसको सेडेशन भी कर सकते हैं, सिडेट करिए, सिडेट। सेडेट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बट सेडेशन फिजिकल का नहीं बॉडी है, पॉइंट मेरे पास उस टाइम नहीं 34 था तो मैंने नहीं जी मैडम, ये तो आपके पास वो आपके पास चार्ट नहीं है गोपीनाथ जी? चार्ट देखता हूँ। चार्ट चार्ट अगर नहीं है तो चार्ट भेज देंगे, उससे आप ड्यूअल चार्ट देख करके उसमें लगाइए 34। हाँ नहीं ये सर, बेल मेरा प्रॉब्लम ये था, जब ट्रैवल कर रहे हैं ना, जी, तो अचानक किसी को देख लिया तो हाथ में से दबाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा क्या, या शरीर में दबाने से हो जाएगा डायरेक्ट? हाथ में, हाथ में, हाथ में। हाथ में पॉइंट? देखिए ऐसा है, ये बेल चार्ट में, हाँ हाँ सुन लीजिए, ऐसा है जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो पूरे शरीर में है, लेकिन प्रोफेसर पार्क देवू ने जो कंसेप्ट दिया उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हाथों में पैरों में भी लगा सकते हैं, तो अगर यहाँ भी लगाएंगे तो भी इक्वली गुड। क्लियर? हम लोग यही लगाते हैं अधिकांशतः, वहां बहुत पैर में कहाँ लगा पाते हैं जल्दी। पैरों में घुटने उठने जो होते हैं, घुटने के नीचे वाले एंकल में जो नीचे होते हैं वहां पर लगाते हैं, और इधर लगा लेते हैं, यहाँ कहीं होता है, इसके बाद अंदर बहुत कम लगाते हैं ना। ठीक है, आप सर इक्वली इस गुड तरह वही की लगाइए। हाँ सर, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो P6 जो होता है, जैसे हम कलाई से 3 उंगली रखते हैं और जो तीसरी उंगली को उठा के जो बीच का पॉइंट होता है इसे भी प्रेस। वो अलग पॉइंट है, वो तो अलग प्रैक्टिकल बताएंगे जब। मेरा कहना है कि आप इससे मत घबराइए, आप कभी आपको करना हो तो आप इसको ब्यूअल चार्ट को यूज करिए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं कि इसमें असर करेगा नहीं करेगा। ओके ठीक है, ओके। वो टेस्टेड पॉइंट है, ऐसा मत सोचिए कि मतलब वो कहीं उसको वो उन्होंने मेरिडियन बनाई है, कंसेप्ट के साथ बनाई है, चिंता मत करिए उसकी। वो आपको इक्वली गुड, हम लोग लगाते हैं उसको तो असर होता है, क्यों नहीं होता। वन मोर एग्जांपल सर, एग्जांपल स्टमक 36 है, आप हाथ में आई मीन मिड फिंगर में आता है 36, स्टमक 36, फिजिकल पॉइंट का पैर में आता है ना, अगर पैर में दबाने से इफेक्ट ज्यादा होगा क्या है? ऐसा नहीं, हम लोग नहीं मानते, ये इस बात को नहीं मानते हैं, इस बात को हम लोग नहीं कहते, ये कंफ्यूजन फिर हमेशा दिमाग में रहेगा ना कि उसमें अधिक असर होगा तो आपको लगे कम असर होगा। कम कहीं नहीं होता है, देखिए उसका समय का होता है, टाइम। अगर आपको वहां लगा सकते हैं तो वहीं लगाइए। बेस्ट ये है कि अगर आप लगा सकते हैं तो आप इसी में प्रयोग करें। नंबर वन फ्री। जहाँ कंफर्टेबल है वहां लगा लीजिए। लेकिन जहां अगर नहीं लगा सकते तो जहां हाथ में लगा सकते हैं वहां लगाइए, इक्वली गुड। इक्वली ओके, तो दोनों का असर सेम है? ऐसा असर सेम है, इसलिए कि एनर्जी पैटर्न तो एक सिस्टम से जाती है, उसमें समय, उसमें जो डॉक्टर वॉल के थ्योरी के हिसाब से आया, तो उसमें आया कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से वो जाती है बस। अब वो ये उसका रेशियो है, तो एनर्जी का लंबाई ऊपर की ऊंचाई हो सकती है, लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वो कंफ्यूजन मत रखिएगा, नहीं तो वो फिर बहुत चिंता करेगा, फिर आपको सारे पॉइंट कहाँ, जो पॉइंट नहीं लगा पाएंगे अभी तो वो मन में ये रहेगा कि ये लगा नहीं पाया मैं पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट आपके उसमें है, घुटने के ऊपर हो, तो कहाँ लगाएंगे आप, बोलिए? नहीं लगा पाएंगे ना, तो आप चिंता करेंगे। यूबी के तो कोई पॉइंट नहीं लगा पाएंगे आप, बताइए, करेक्ट है ना। तो इसलिए चिंता मत करिए कभी। ठीक ठीक है, आगे चलिए। इसी तरह से अगर ST36 इरेक्टेशन को ठीक करता है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, एसिडिटी में हम यूज करते हैं तो ST36 से हमें बहुत आराम मिलता है। फिर ST36 और LI11 ये हाई बीपी को ठीक करता है, ये दोनों बिंदु कैंसर के पेन को भी कम कर सकते हैं। इसी तरह से लो बीपी के लिए सर ने लिखवाया हुआ है GB26, H7 और P7, ये हम टोन करेंगे तो हमें लो बीपी में आराम मिलेगा। LI11 ताप का नियंत्रक है, अगर हमें फीवर आता है तो हम LI11 पर उपचार देंगे तो ये हमें इससे टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। जी मैडम, ऐसा आपने क्या बताया पूछना चाहती हूँ, ये बीपी में LI11 सीडेट करना है और ST36 सीडेट करने हैं दोनों? हाँ जी, ये हाई बीपी को ठीक करेंगे ना, तो हाई बीपी के लिए इन दोनों को सेडेट करेंगे। ओके, जी थैंक्स। मैम।
जी मैम। कॉन्ट्रावेक्शन में अपियर बाय वे ऑफ ट्रेमलिंग इन हैंड एंड फीट। कॉन्ट्रावेक्शन जो होते हैं, जो हमारे हाथ पैरों में कंपन हो सकता है उससे। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है इसमें Li11, Tw10, Si8, H3, P3, Lu5। ये ऊर्जा के असंतुलन के लिए लिख रखा है। इसके सपोर्टिंग पॉइंट्स है, शू स्ट्रीम पॉइंट्स हैं Li3, Tw3, Si3, H7, P7, Lu9। तो इसको अगर उपचार देंगे हम, तो हाथ में जो कंपन है उसमें हमें आराम मिलेगा। अगर पैर में कंपन है तो ST36, UB54, GB34, लिवर 8, K10, SP9 ये है। और इसके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, शू स्ट्रीम पॉइंट्स हैं, वो है GB41, UB65, ST43, लिवर 3, K3, SP3। ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है हाथ पैरों में कंपन के लिए। अगर हम इसे यूज करेंगे तो इसमें आराम मिलेगा। टू स्ट्रेंथन द डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट ट्रीट। अगर रोग बाहर के किसी कारण से आ रहा है, पैथोजेंस के कारण आ रहा है, तो उसके लिए हम रोग प्रतिरोधक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन के जो मेटल पॉइंट्स है उनको हम यूज करेंगे। लिवर 4, P5, K7, H4, SP5 और Lu8। और अर्थ पॉइंट जो यांग ऑर्गन्स के हैं वो ही सी पॉइंट्स हैं, उनको हम यूज करेंगे। GB34, Tw10, UB54, Si8, ST36, Li11। अगर हमें ये ना पता चले कि हमें इन्हें टोन करना है या सेडेट करना है, तो जैसा कि सर ने बताया, इन पे हम दाना मेथी भी लगाकर उपचार कर सकते हैं। तो इससे हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिकेशन ऑफ 5 शू पॉइंट्स। सर ये आगे लेना है या अभी छोड़ना है? ले लीजिए। अब तो क्या बोले, बोलिए, बहुत पूछिए। 5 मिनट सेमेस्टर वन के लिए है ये प्रश्न। 5 मिनट और करें? कर लीजिए सर। हाँ सर, बोलिए। खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर। संजय जी सर। संजय 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 जी बोलिए। संजय जी कहाँ, सो गए क्या? नहीं नहीं जी सर। 5 मिनट करें? हाँ ठीक है। ठीक, ओके। अब 5 शू पॉइंट के द्वारा हम निम्नलिखित रोगों का उपचार कर सकते हैं। जिंगवेल पॉइंट्स के एक्यूट इमरजेंसी में या एक्यूट ट्रबल इन मिडरिफ में अगर होती है, जैसा हमने पीछे देखा था कि मिडरिफ में पॉइंट प्रॉब्लम के लिए, तो एक्यूट डेफिशिएंसी के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। और एक्यूट एक्सेस हो गई तो हम यांग एक्सेस में हम जानते हैं यांग पॉइंट्स को यूज करते हैं, और डेफिशिएंसी के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। युंग स्प्रिंग के लिए, फेब्राइल डिजीज अगर होती है, जैसे कोल्डनेस के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, और हॉटनेस के लिए हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। शू स्ट्रीम में अगर रूमेटिज्म होता है, तो रूमेटिज्म के लिए अगर पेनफुल जॉइंट्स है तो इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। और वीक, फ्लैसिड और नंब, अगर नंबनेस है जॉइंट्स में, तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। जिंग रिवर पॉइंट्स को हम सांस, खांसी, ताप की तकलीफें, फीवर, फेफड़े की कमजोरी में यूज करते हैं। अगर डिफेंसिव ऊर्जा की कमी हो तो इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। और अग्नि की कमी हो रही है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करते हैं। ही सी पॉइंट्स के लिए कॉन्ट्रावेक्शन अगर होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, उसी का ये रिवीजन है। तो फ्लूइड्स का कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है तो ट्रीट इन पॉइंट्स, और ऊर्जा का कॉन्ट्रावेक्शन अगर हो रहा है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। अब ट्रीट द 5 शू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? स्प्रिंग को हम मैम इन द स्प्रिंग, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा बुक में। दिखाई नहीं दे रहा सर, आपको ऊपर करना पड़ेगा सर ये। सर ठीक पेज है। नंबर 23। जी सर। जी सर, ये वाला। अब 5 शू पॉइंट्स को हम सीजन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे वो इसमें बताया है। इन द स्प्रिंग में जो हम यूज करते हैं, नीडल जिंगवेल पॉइंट्स। जिंगवेल पॉइंट्स पे हम नीडलिंग करते हैं। तो हम नीडलिंग अगर नहीं कर सकते हैं तो हम उस पर दाना मिथी लगा सकते हैं। क्योंकि हम एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं तो हम उस पर दाना मिथी यूज कर सकते हैं। समर्स में हम युंग स्प्रिंग पॉइंट्स को यूज करते हैं। लेट समर, जब लेट समर आता है, समर खत्म होने वाला होता है, तो हम शू स्ट्रीम पॉइंट को यूज करते हैं। इन द फॉल, वट जब बारिश का टाइम होता है तो जिंक रिवर पॉइंट्स को यूज करते हैं। हाँ, बारिश बारिश वो बारिश का सूखा वाला, पत्थर वाला जो। जी सर। और विंटर्स में जब सर्दी आती है तो हम हीप सी पॉइंट्स को यूज करते हैं। अब इसमें इसी का बता रखा है, जैसे बसंत ऋतु में, जैसे स्प्रिंग में बताया जिंगवेल पॉइंट्स, तो इस बसंत ऋतु में एकाएक एकदम से जोर की आंधी चलने लगती है,
और उसी प्रकार शरीर में कोई रोग एकदम से आता है, आंधी के समान एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, तो हम जिंक बॉल पॉइंट्स पर उसी टाइम उपचार देंगे। जैसे गर्मी में एकदम से जोरों की गर्मी पड़ती है, लू चलने लग जाती है, बहुत तेज लू चलती है, तो बहुत सारे सिम्पटम्स शरीर में प्रकट होते हैं। फीवर भी आने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, तो इसी और किसी दूसरे कारण से भी लू लगने के समान लक्षण प्रकट हो, तो हम युंग स्प्रिंग पॉइंट पर उपचार देंगे। बारिश के टाइम जब होता है, बारिश का ऋतु आती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो गर्मी, सर्दी, खांसी, सांस आदि की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, तो हम जिंक रिवर पॉइंट्स पर उपचार देंगे। लेट समर जब आता है, तो उसमें वातावरण में लू तो कम हो जाती है, लेकिन हॉटनेस बने बहुत हम देखते हैं कि लेट समर में लू नहीं चलती है, लेकिन हॉटनेस बहुत तेज, ऐसा लगता है कि एकदम जल रहा है, तो हॉटनेस हो जाती है। तब शरीर में नंबनेस होती है, रूमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे हम शू स्टीम पॉइंट्स पर उपचार देंगे। जाड़े में बहुत तेज ठंड पड़ने लग जाती है, तो रूमेटिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, अर्टिकेरिया जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिमा, हाई बीपी, कैंसर, नी की प्रॉब्लम, एल्बो जॉइंट्स, ये जॉइंट्स के पेन होने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम इसके लिए हम ही सी पॉइंट्स का उपचार देंगे। When a disorder becomes internal and chronic, when such disorder affect the sea of energy, it is known as writer of disorder. ये बीमारी जल्द से ठीक नहीं होती है। जब बीमारी गहरे बैठ जाती है, तो ऐसे में ही से मतलब जब लास्ट में बीमारी आ जाती है, बहुत अंदर तक बीमारी बैठ जाती है, तो हम ही सी पॉइंट्स पर उपचार देते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि बीमारी शुरुआत में यहाँ से शुरू होती है और धीरे-धीरे अंदर चली जाती है। तो जब लास्ट में हम विंटर सीजन में लास्ट में चली जाती है, तो हम ही सी पॉइंट्स पर उपचार देंगे। तो इस तरह से हमने सर अब इसका चार्ट बचा है सिर्फ। हाँ, चार्ट चार्ट वाला आगे है, चार्ट हमारे पास है नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। चार्ट जो है चार्ट किताबों में मिलेगा, और आगे इसी के 2 पेज किताब है, उसी में मिल जाएगा आपको। तो सर ये चैप्टर तो खत्म हो गया। चैप्टर खत्म है। जी सर। और बताइए कैसा रहा आप लोगों को? संजय जी बताइए, इंटरेस्टिंग, गोपीनाथ जी बताइए। अच्छा रहा सर। इंटरेस्टिंग। भाई आप लोगों को फायदा होना चाहिए, तभी हम लोग का वो है, तो अदरवाइज हम लोग स्पेशल क्लास क्यों चला रहे हैं? जो लोग नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उन्हीं के लिए स्पेशली ये क्लास चलाया जा रहा है। संजय जी के लिए, गोपीनाथ जी के लिए, और मैडम अमेरिका वाली जो है वो उनके लिए, 1-2 हमारे और हैं, 2 स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के, तो उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि वो क्लास हम लोगों का खत्म हो चुका था तब उन लोगों ने ज्वाइन किया था। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मीडियम ऑफ इंग्लिश, आई मीन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा करेंगे, आप चिंता मत करिए, हम आपको इंग्लिश वाले उससे किसी से जोड़ देंगे, तो हम आगे जल्दी जोड़ देंगे आपको, फिर आप उनसे आप डिस्कशन करते रहिएगा। सपोज अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, सपोज इंडिया से, नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे फैकल्टी हैं उनके साथ आपको 1-to-1 कॉम्बिनेशन करा देंगे, तो आप उनसे पूछ, कोई पढ़ेंगे। किताबें आपके पास हैं कि नहीं गोपीनाथ जी? नहीं सर, मेरा पास तो किताबें तो आप मंगाना पड़ेगा ना इंग्लिश वाली, तो किताबें आपको मंगानी पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी नहीं है सर जी, आई मीन ये सॉफ्ट कॉपी अभी जो पढ़ रहे नहीं, सॉफ्ट कॉपी वहां से मिलेगी एस्पस से, वहां पर परचेज करनी पड़ेगी उनसे। आप नंबर दे देंगे, यू कैन टॉक टू हिम, और वहां उनसे मंगा लीजिए सॉफ्ट कॉपी। मतलब जो नेट आजकल नेट में होती है ना सॉफ्ट कॉपी, वैसे आ जाती है। हम लोग के पास कॉपी नहीं होती है ना, तो वहीं से जैसे संजय जी ने लिया है, यशवती जी ने लिया होगा, अनीता जैन ने लिया होगा, ये अनिल शर्मा जी ने लिया होगा, ऐसे आप भी ले लीजिए, आप इंग्लिश में ले लीजिए। तो उसको पढ़ी, क्योंकि जब अगर आपको उसके बारे में समझना है, देखिए आप कोई कोर्स ज्वाइन करें ना करें वो अलग पॉइंट है आपका, लेकिन आपको किताब तो पढ़नी पड़ेगी। हम लोग तो आपको उसमें ज्ञान में मतलब वी कैन इंक्रीज योर नॉलेज, बट स्पेशली यू हैव टू रीड फर्स्ट, अदरवाइज वो रीडिंग नहीं करेंगे तो डे टू डे में कैसे आप करेंगे ना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है सर।
तो हम लोग इसको अब ऐसे ही करेंगे, जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं। देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या है, हमको खुद पढ़ना और जो वीडियो हमारे हैं उनको सुनना, जितना समझ में आवे उतना सुनना। इंग्लिश में भी हमारे, आप गोपीनाथ जी, इंग्लिश का सेक्शन है, आपने हमारा देखा है? क्या सर? एक सूत्र भाई अरविंद देखा है आपने? सर नहीं है। सर सुनाई नहीं दे रहा। एक सूत्र भाई अरविंद नहीं देखा मैंने। तो कैसे आपने वीडियो कहाँ से देखते हैं? कौन सा वीडियो सर? अब तेरे क्लास में लिख लेता हूँ मैं बुक में। अच्छा ठीक, तो आपको हम उसमें दे देंगे, आपको इंडिविजुअली आपको भेज देंगे, आप उसमें पढ़िए। हमारा प्लेलिस्ट है, ओके। एक हमारी एक सूत्र भाई अरविंद वो है चैनल, उसमें हमारा पूरा आपको इंग्लिश में भी क्लासेस हमारे हैं, तो वो भी पढ़िए। इंग्लिश में क्लासेस हैं ओके, सेमेस्टर 1 की, ठीक है, देखता हूँ। तो उसको आप पढ़िए। आज भेज देता हूँ। ठीक जो है सर। इंग्लिश वाले हैं सेमेस्टर 1 की है, 2 की नहीं है। सेमेस्टर 1 हम लोग क्लासेस लिया था, तो उसमें हमारी है, तो उसको आप ओके। पढ़िए, उसको सुनिए आप, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। उसमें इंग्लिश सेक्शन में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प है, और हम लोग कैसे सपने पूरा करेंगे, उनके सपने जो हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। सपने उनके क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे। और जो लोग, कुछ लोग समय के हिसाब से बाद में ज्वाइन कर पाते हैं, उनसे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो समय से ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा।